ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि भले ही वॉर ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद लोगों के दिलों में जो जख्म होते हैं वो मरते दम तक नहीं भरते। कहानी की शुरुआत एरिक लोमाक से होती है। एक दिन जब एरिक अपने कमरे में लेटा होता है तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जापानी सिपाही है। वो जापानी सिपाही एरिक को एक प्रिजनर कैंप में ले जाता है जहाँ पर पहले से कई सारे ब्रिटिश कैदी होते हैं। इसके बाद वो एरिक को एक कमरे में ले जा रहे होते हैं और जब एरिक को कमरे को देखता है वो पूरी तरह से डर जाता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन एरिक अपने कमरे में ही होता है, वो सिर्फ उसका भ्रम होता है। एरिक की आवाज़ सुनकर पैट्रिशिया जो कि उसकी पत्नी है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एरिक इस बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहता, कुछ बात करना नहीं चाहता। एरिक हमेशा खोया खोया रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक उसके साथ चल रहा है, उसका पीछा कर रहा है। पैट्रिशिया कई बार उसे पूछती है लेकिन एरिक उसे हर बार मना कर देता है। अब एक दिन पैट्रिशिया एरिक के दोस्त फिनले से मिलती है। वो फिनले से जानना चाहती है कि एरिक के साथ आखिर क्या हुआ था जिसे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। अब फिनले उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। दरअसल 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, एरिक एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी, पर बहुत जल्द वहाँ जापानीज आकर उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश आर्मी वाले होते हैं उन सबको बंदी बनाकर जापानीज प्रिजनर कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनसे बहुत सख्त काम करवाया जाता है। दरअसल जापानीज थाई बर्मा रेलवे ट्रैक बिछा रहे होते हैं जो कि थाईलैंड से बर्मा तक जाएगा और इसकी लंबाई होगी 415 किलोमीटर। यहाँ पर काम करने वाले सभी वॉर प्रिजनर्स होते हैं और इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि इनसे दिन रात काम करवाया जाता है। यहाँ का काम बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब एक रात ब्रिटिश प्रिजनर्स आपस में बात करते हैं। वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, लेकिन वो ये फैसला करते हैं कि वो एक रेडियो बनाएंगे और वो रेडियो यहाँ पे सिर्फ एरिक बना सकता है। परंतु रेडियो के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत होगी और एक एक करके एरिक रेडियो के सभी पार्ट जुटा लेता है। एरिक रेडियो बना लेता है। दरअसल रेडियो बनाने का मुख्य कारण ये होता है कि ये जानना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, ब्रिटेन की वॉर में क्या स्थिति है। लेकिन जल्दी ही जापानीज को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने रेडियो बनाया है। वो पूरे कैंप की तलाशी लेते हैं, उन्हें रेडियो मिल जाता है। जापानीज को 4 लोगों पे शक होता है, उनमें से एक एरिक भी होता है और एक वो फिनले भी होता है जो एरिक की पत्नी को ये कहानी सुना रहा है। जापानीज सिपाही इन चारों में से एक को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो उसी जगह बेहोश हो जाता है और इनसे पहले कि वो इन तीनों में से किसी और को मारते, एरिक अपने आप ही आगे आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके किसी साथी को मारा जाए और जापानीज एरिक को बुरी तरह से मारते हैं। वो उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, पर वहाँ पर मौजूद सभी ये जानते हैं कि जापानीज इतने में नहीं रुकेंगे। यहाँ पर जो जापानीज मेजर है उसका नाम कैंपटाई है। वो एरिक से कहता है कि तुम अपराधी हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम हमें सब कुछ सच बता दो तो हो सकता है कि हम तुम्हारी जान बख्श दें। दरअसल जापानीज को ये लगता है कि एरिक ने रेडियो बाहर संदेश भेजने के लिए बनाया है। अब कैंपटाई एरिक के दोनों हाथ बांध कर घसीटते हुए उस कमरे के बाहर ले जाता है जो एरिक के सपने में आता है। हालांकि एरिक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर होता है, परंतु कैंपटाई कोई दया नहीं दिखाता। इस कमरे में ले जाकर उसे पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने रेलवे ट्रैक का नक्शा क्यों बनाया, तुमने रेडियो क्यों बनाया, तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेंड की है। एरिक बोलता है कि मुझे रेलवे पसंद है इसलिए मैंने नक्शा बनाया और इस रेडियो से हम संदेश नहीं भेज सकते। लेकिन कैंपटाई एरिक की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर बैम्बूज के पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पर एरिक को ना तो खाना दिया जाता है ना ही पानी, साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके मुंह में पानी का पाइप लगाकर प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है ताकि वो मौत को एक्सपीरियंस कर सके। इससे एरिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कैंपटाई बार बार उसे एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि तुमने रेडियो क्यों बनाया, पर एरिक के पास भी एक ही जवाब होता है कि मैंने अपने घर और देश की जानकारी लेना चाहता था। लेकिन कैंपटाई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे बाहर बैम्बू के पिंजरे पर लेटाकर इतना मारा जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। कई महीनों तक उसके साथ ऐसा ही होता है। एरिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। 2 जापानी सिपाही उसे कंधों पर डालकर उस कमरे में छोड़ आते हैं क्योंकि वो चल भी नहीं सकता। और एक दिन जब वो बैम्बू के पिंजरे में बंद होता है तभी उसे आसमान से कुछ पैराशूट धरती पर आते नजर आते हैं। दरअसल ब्रिटिश आर्मी यहाँ पहुँच चुकी होती है और थाईलैंड के इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया होता है और वो वार प्रिजनर के कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ ब्रिटिशर्स बहुत बुरी हालत में होते हैं। यहाँ पर जापानी सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है और एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और बताया जाता है कि जो भी तुमने हमारे सैनिकों के साथ किया वो मानवता के खिलाफ था। पैट्रिशिया को भी पता है कि उसके पति के साथ क्या बीता था, जिसकी वजह से आज तक वो सदमे से बाहर नहीं निकला। लेकिन एरिक की दिमागी हालत आज भी वही है, वो उसी गम, उसी सदमे में है, टॉर्चर से गुजर रहा होता है जो उसके साथ थाईलैंड में हुआ था।
उसी रात फिनले एरिक के पास आता है, उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कैम्पटाई की फ़ोटो छपी होती है। वो एरिक को बताता है कि वो जिंदा है, वो थाईलैंड के उसी वॉर प्रिजनर कैंप में टूरिस्ट गाइड है। तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें उससे मिलना होगा, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। दरअसल जिस दर्द से एरिक गुजर रहा होता है, वॉर प्रिजनर कैंप की यादों से जूझ रहा होता है, उसी तरह फिनले भी उसी हादसे से जूझ रहा होता है। अगले दिन फिनले सुसाइड कर लेता है। वो इन सब यादों को, टॉर्चर को हैंडल नहीं कर पाता। फिनले की मृत्यु के बाद एरिक डिसाइड करता है वो थाईलैंड जाता है। वो उसी कैंप में आ जाता है जहाँ उसे बंदी बनाया गया था। अब ये एक म्यूजियम है और यहाँ पे वो कैम्पटाई को भी देता है, जो कि अब एक टूरिस्ट गाइड है। कैम्पटाई यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बुद्धिज्म के बारे में बताता है, वॉर के दौरान हुए हादसों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थल है। जब एरिक कैम्पटाई के सामने जाता है तो वो एरिक को शुरू में पहचान नहीं पाता, लेकिन वो बहुत जल्दी वो एरिक को पहचान लेता है। एरिक उसे बैठने के लिए बोलता है। कैम्पटाई चुपचाप बैठ जाता है, ठीक उसी तरह जैसे 30 साल पहले उसने एरिक को अपने सामने बिठाया था। कैम्पटाई को याद आता है कि कैसे उसने एरिक को टॉर्चर किया था। यहाँ कैम्पटाई पूरी तरह बदला हुआ दिखता है, वो पहले से ज़्यादा खामोश और शांत होता है। कैम्पटाई एरिक को बताता है कि हमें रेलवे ट्रैक पे बहुत सारी लाशें मिली। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज़ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। इसलिए मैं इस वॉर प्रिजनर कैंप में गाइड का काम करता हूँ, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी हादसे हुए उसे दुनिया भूल ना जाए। इस बात से एरिक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने जो किया वो हादसा नहीं था, क्राइम था, तुम एक क्रिमिनल हो। इसके बाद एरिक उठता है और वो स्टिक जिसमें एरिक को मारा जाता था उसको हाथ में ले लेता है, और वो ब्लॉक भी है जिसमें हाथ पैर रखकर तोड़ दिए जाते थे। एरिक कैम्पटाई को उस ब्लॉक पर अपना हाथ रखने के लिए बोलता है। कैम्पटाई चुपचाप अपना हाथ उस ब्लॉक पर रख देता है। अब एरिक उसका हाथ तोड़ने वाला है, लेकिन एरिक उस ब्लॉक की बजाय साइड में स्टिक मार देता है, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। यहाँ कैम्पटाई एरिक की हर बात मान रहा होता है, क्योंकि जो उसने वॉर में किया था उसकी वजह से कैम्पटाई खुद बहुत गहरे गिल्ट में होता है। अब एरिक कैम्पटाई को उसी बैम्बू पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ पे कैम्पटाई कभी एरिक को बंद किया करता था। अब एरिक उस कमरे में जाता है जो उसे आज भी सपने में दिखता है, जहाँ उसे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वहाँ पर आज भी वो पाइप है जिससे उसके मुंह के अंदर पानी डाला जाता था, और वो उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ उस टाइम हुआ था। अब एरिक बाहर आकर कैम्पटाई के पिंजरे के पास बैठ जाता है। कैम्पटाई उसे बताता है कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सब कुछ सच बताया। वार के दौरान सरकारों ने हमसे झूठ कहा, हम युद्ध लड़ते रहे और लोग भूखे मरते रहे। एरिक को अब ये समझ आ जाता है कि जिस तरह के दर्द से वो गुजर रहा है, कैम्पटाई भी उसी तरह के दर्द से गुजर रहा है। कैम्पटाई के दिल में पश्चाताप है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। अब एरिक उस रेलवे ब्रिज पे आ जाता है जहाँ 30 साल पहले उसने और उसके साथियों ने काम किया था। यहाँ के वो उस चाकू को भी फेंक देता है जो कि वो कैम्पटाई को मारने के लिए लेकर आया था। अब कैम्पटाई लास्ट टाइम एरिक से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसे आज भी गिल्ट है जो भी हुआ उसके लिए। एरिक उसे माफ़ कर देता है। वो कैम्पटाई से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने दुनिया को समझाने की कोशिश की कि वॉर सिर्फ तबाही लेकर आता है। कैम्पटाई ये सुनने के बाद रोने लगता है। एरिक उसे गले लगा लेता है और ये दोनों कैम्पटाई की मृत्यु तक यानी कि सन 2011 तक अच्छे दोस्त बनकर रहे। ये कहानी बताती है कि ज़िंदगी में प्यार, दोस्ती ही मायने रखती है। वॉर, लड़ाई सिर्फ दुख दर्द ही लेकर आती है।